हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पौधों को या पादपों को 5 भागों में विभाजित किया था। कौन से? एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। कौन से 5 भागों में विभाजित किया था? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कितने भागों में डिवाइड किया था? 5 भागों में डिवाइड किया था। और उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस आधार पर उनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो बेटा हम लोग थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या आगे की क्लास, आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन उसको किस टाइप से बांटा गया था वो देख लेते हैं। तो प्लांट किंगडम क्या है, एक मिनट, चलो देखते हैं। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, पादप जगत, पादप जगत, इसको हमने कितने भागों में बांटा था? एक वैज्ञानिक थे, कौन से? चॉकलेट के नाम से याद रखना है, बताए थे। कौन से वैज्ञानिक थे? एक्लेयर। कौन थे? एक्लेयर। कौन से वैज्ञानिक थे? एक्लेयर। इन्होंने क्या किया था? पूरे प्लांट किंगडम को कितने भागों में बांट दिया था? 2 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांट दिया था? 2 भागों में बांट दिया था। कौन से? क्रिप्टोगेमी और क्या बेटा, क्या था दूसरा? था आपका क्या? फेनेरोगेमी, फेनेरोगेमी। और ये किस बेस पर बांटा था 2 भागों में? किसके आधार पर बेटा? हमने देखे थे क्या? बीज की उपस्थिति के आधार पर। किसके आधार पर बांटा था? बीज की उपस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांट दिया था उन्होंने? 2 भागों में बांट दिया था। और हमने देखे थे क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत कितने डिवीजन आते हैं? तो एक आता है आपका क्या? थैलोफाइटा। क्या आता है? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा आता है। दूसरा क्या था? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और तीसरा क्या था? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है। और फेनेरोगेमी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत 2 डिवीजन थे। कौन से? जिम्नोस्पर्म और क्या था बेटा? एंजियोस्पर्म। क्या था? एंजियोस्पर्म। इसमें स्पर्म मतलब बीज का निर्माण हो रहा है, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी। इतनी बातें हमने किए थे। इसको और ज़्यादा अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया था। जैसे थैलोफाइटा, जिसमें क्या नहीं था? बॉडी डिफरेंशिएट नहीं थी, उसको काय में रख दिए थे? थैलोफाइटा में। जिसमें बॉडी डिफरेंशिएट थी, उसको किस में रख दिए थे? हम लोगों ने जो डिफरेंशिएट हो गई थी बॉडी, उसको हमने कहाँ रखे थे? ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ रहे थे? डिफरेंशिएट बॉडी के अंतर्गत आ रहे थे। जिसमें संवहनी ऊतक थे, वो पहले प्लांट कौन से कहलाए? जिसमें संवहनी ऊतक थे वो प्लांट पहले कौन से कहलाए? टेरिडोफाइटा कहलाए। उसके बाद में जिसमें सबसे पहले बीज का निर्माण हुआ, बीज की उपस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांट दिए थे? 2 भागों में। और हम लोगों ने देखे थे स्पर्मेटोफाइट के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसमें बीज का निर्माण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? आवरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आवरण नहीं होता है। मतलब जो बीज होता है वो कैसा है? नग्न होता है। कैसा होता है? नग्न होता है। और वैसे ही हमने देखे थे कि इसमें एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म में क्या पाए जाते हैं? आवरण तो पाए जाते हैं, लेकिन आवरण पाए जाते हैं, लेकिन इसके बीज पत्र के आधार पर हम लोगों ने फिर से इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिए थे? 2 भागों में। कौन से? डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट और क्या? मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट कॉट कितने भागों में डिवाइड कर दिए थे? 2 भागों में। जिसमें 2 बीज पत्र होते थे उसको क्या बोल दिए हमने? डाइकॉट। और जिसमें एक बीज पत्र होता था जैसे गेहूं, उसको क्या कर दिए थे हमने? एक बीज पत्र या मोनोकॉट के अंतर्गत रख दिए थे। ठीक है। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़े थे, सिर्फ उसका क्या देखे थे? क्लासिफिकेशन। अब बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं? ये जो इसके डिवीजन है कितने? 5। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या बेटा? थैलोफाइटा। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? थैलोफाइटा।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग? थैलोफाइटा। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? थैलोफाइटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा। थैलो फाइटा क्या है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में एक शब्द आ रहा है बेटा, क्या? थैलो। क्या शब्द आ रहा है? थैलो। और इसी थैलो से बना शब्द है क्या? थैलस। थैलस का मतलब होता है ऐसा शरीर जो कैसा ना हो? डिफरेंशिएट ना हो। क्या ना हो? डिफरेंशिएट ना हो। ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएट ना हो ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है? थैलस कहा जाता है। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? ऐसे प्लांट जिसमें डिफरेंशिएट ना हो, जैसे कि जड़, तना, पत्तियां, इसका कोई भी अंदाजा ना हो, हमको समझ में ही ना आए कि कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सी पत्तियां हैं। अब हम बात करते हैं कि इस थैलोफाइटा जो डिवीजन है इसके अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? तो पूरे के पूरे थैलोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे केवल और केवल किसके बारे में बेटा? शैवाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग? शैवाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? शैवाल। शैवाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। शैवाल एल्गी। एल्गी, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एल्गी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अगर बात करें एल्गी, क्योंकि हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। या फिर इसी को बोला जाता है क्या? एल्गोलॉजी। क्या कहा जाता है? एल्गोलॉजी। चाहे फाइकोलॉजी बोलो या फिर बोल दो क्या? एल्गोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ शैवाल, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। बेटा एक कंफ्यूजन होता है, दो शब्द हैं आपके, इसको याद रखना है। दो शब्द हैं आपके, एक हो गया क्या आपका? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। और दूसरा शब्द है बेटा आपका क्या? माइकोलॉजी। दोनों में क्या होता है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। आप बोलोगे मैम कैसे? तो हम लोग देखते हैं कैसे कंफ्यूजन होता है। क्योंकि दोनों फाइको माइको लगभग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फाइको और माइको इसको एक साथ हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फाइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? शैवाल के बारे में। लेकिन माइकोलॉजी की अगर बात करें तो हम लोग इसमें कवक की स्टडी करते हैं। फंगी की स्टडी क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है। एल्गी की स्टडी क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी कहलाती है। क्लियर है? ऐसे अगर हम कंपैरिजन में याद रखेंगे तो हमको लंबे समय तक याद रहेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा एग्जाम में, अगर फाइको माइको अगर दोनों चीजें आई तो क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या रखना है? कंपैरिजन करते हुए याद रखना है। तो क्लियर है? स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा किसकी? एल्गी की, तो एल्गी को आप लोगों ने देखे होंगे। एल्गी को देखे हो क्या? देखे हैं आप लोगों ने? नहीं देखे? घर में पानी जमा होता है ना, तो वहां पर क्या होती है? कुछ हरी हरी, जिसको हम लोग काई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? काई के नाम से जानते हैं। तो वो काई ही क्या है? एक प्रकार की शैवाल है। एक प्रकार की क्या है? शैवाल है काई ही। तो हम लोग देखते हैं किसके बारे में? अब शैवाल के बारे में। तो देखो थैलोफाइटा या थैलोफाइटा, इसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं? शैवाल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? शैवाल। तो शैवाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है ये? क्लोरोफिल युक्त जीव। आप लोगों ने अगर कभी 11th में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा, क्या बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उसमें क्या होता है? एक संघ है आपका, एक किंगडम है जिसको बोलते हैं क्या? मोनेरा। क्या बोलते हैं?
मोनेरा। और मोनेरा किंगडम के अंतर्गत एक ऑर्गेनिज्म आता है आपका क्या, साइनोबैक्टीरिया। क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोगों ने बोला था क्या, ये क्या है, पहले स्वपोषी। इनको क्या बोलते हैं बेटा, पहले स्वपोषी, पहले स्वपोषी। पहले स्वपोषी कौन है, साइनोबैक्टीरिया है। और साइनोबैक्टीरिया भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, शैवाल है। क्या है, शैवाल है। तो पहला पहला एल्गी जिसमें क्या पाया गया था, क्या पाया गया था, क्लोरोफिल पाया गया था, जिसने अपना भोजन स्वयं बनाना स्टार्ट किया था, वो कौन सा था बेटा, साइनोबैक्टीरिया। कौन सा था, साइनोबैक्टीरिया। अगर हम शैवाल की बात करें, एल्गी की बात करें, तो एल्गी आपको केवल थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं मिलेंगी, आपको इसमें मोनेरा में मिलेंगी और प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत भी मिलेंगी। किसके अंतर्गत, प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत भी मिलेंगी। सॉरी, प्रोटिस्टा संघ नहीं, सॉरी, प्रोटिस्टा क्या है, जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत भी डाइनोफ्लैजिलेट, 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 ये भी एक प्रकार की क्या है, शैवाल है। लेकिन ये क्या है, एक कोशिकीय। कैसी शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल है। कैसी शैवाल है बेटा, ये एक कोशिकीय शैवाल है। इसलिए हम लोग इसके बारे में किस जगत में पढ़ते हैं, मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत में पढ़ते हैं। क्लियर है। और अगर हम इसकी बात करें थैलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा में भी हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, एल्गी के बारे में। और कौन सी एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसमें, थैलोफाइटा के अंतर्गत। तो थैलोफाइटा में हम लोगों को इसके कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं हम लोग। थैलोफाइटा के क्या देख लेते हैं हम लोग, कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। तो देखिए थैलोफाइटा में क्या लिखा हुआ है, ये क्लोरोफिल युक्त थैलस जलीय एवं स्वपोषी जीव है। कैसे है बेटा, क्लोरोफिल युक्त तो है, स्वपोषी। क्लोरोफिल है तो क्या होगा, उस पोषण तो कैसा होगा, स्वपोषी प्रकार का पोषण होगा। कैसा होगा पोषण, स्वपोषी प्रकार का पोषण होगा। मतलब अपना भोजन क्या करेंगे, वो खुद ही बनाएंगे, खुद ही बनाएंगे अपना भोजन। वो क्या है, स्वपोषी। और क्या है, ये जलीय है, पूरी तरीके से क्या है, जलीय है। क्योंकि ये अगर जहाँ पर जल ना हो, जहाँ पर पानी ना हो, तो वहाँ पर क्या नहीं हो सकते, जीवित रह ही नहीं सकते। आपको कहीं पर भी शैवाल बिना पानी के जीवित नहीं दिखाई देंगे। ये पूरे के पूरे कैसे जीव हैं, जलीय जीव हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थितियां आने पर, अनुकूल परिस्थितियां आने पर, इनके लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है, पानी। इनके लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है, पानी। अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, अलैंगिक जनन। क्या करते हैं, अलैंगिक जनन। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये क्या है, अलैंगिक जनन है। क्या है ये, अलैंगिक जनन है। एक मिनट, ये बेटा क्या है, अलैंगिक जनन है। अलैंगिक, अलैंगिक जनन है। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये नहीं है, लैंगिक ना होकर क्या है, अलैंगिक जनन करते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर क्या करते हैं, ये अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन किससे करते हैं, स्पोर्स का निर्माण करके। किसका निर्माण करके, स्पोर्स का निर्माण करके क्या करते हैं बेटा, ये अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है। तो क्या है, अनुकूल परिस्थितियां जब आती हैं तो ये क्या करते हैं, बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, स्पोर्स का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन की बात करें हम, तो लैंगिक जनन इसमें 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है लैंगिक जनन। समयुग्मकी मतलब आइसोगेमस, आइसोगेमी। असमयुग्मकी, ये क्या है बेटा, असमयुग्मकी। क्या है, असम युग्मकी। और क्या है, विषम युग्मकी, हेटेरोगेमी, या इसी को बोला जाता है क्या, ऊगेमी। क्या बोला जाता है, ऊगेमी। उगेमस प्रकार का भी क्या पाया जाता है, इसमें जनन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के पढ़ रहे हैं हम लोग, कितने टाइप के होते हैं थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में 3 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, जिसमें से कौन सा है, आइसोगेमी, अनाइसोगेमी और ऊगेमी। आइसोगेमी, अनाइसोगेमी और ऊगेमी।
बेटा इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में, किसको बोलेंगे हम लोग, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। तो देखते हैं हम लोग, आइसोगेमी क्या है, आइसोगेमी, आइसोगेमी। दूसरा क्या है, एनाइसोगेमी। और तीसरे क्या होते हैं, ऊगेमी या हेटेरोगेमी, ऊगेमी। 3 प्रकार का क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, समयुग्मकी, समयुग्मकी। दूसरा है क्या, असमयुग्मकी, असमयुग्मकी, असमयुग्मकी। और तीसरा क्या है, विषमयुग्मकी, क्या है, विषमयुग्मकी, विषमयुग्मकी। अब इसके नाम से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है। सबसे पहली चीज यहाँ पर आया है क्या, युग्मक। क्या शब्द आया है, युग्मक। क्या शब्द आया है, सभी में एक कॉमन शब्द है क्या, युग्मक। और युग्मक क्या होते हैं, युग्मक क्या होते हैं, जब मुख्य पादप शरीर क्या करता है, विभाजन करता है और किसका निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है, जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो वो अगुणित जनन कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, अगुणित जनन कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, युग्मक कहलाती हैं। कैसी कोशिकाएं, अगुणित जनन कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, युग्मक। अगुणित जनन कोशिकाएं युग्मक कहलाती हैं। ठीक है बेटा। और इसी के आधार पर हम लोगों ने क्या किए हैं, 3 भागों में बांट दिए हैं, किसको, लैंगिक जनन को। तो देखते हैं हम लोग, समयुग्मकी की बात करें तो युग्मक तो है, लेकिन कैसे हैं, समान युग्मक। और युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम समान युग्मक की बात कर रहे हैं तो एक होता है क्या, नर युग्मक, और दूसरा होता है क्या बेटा, मादा युग्मक। एक होता है क्या, नर युग्मक होता है, दूसरा होता है क्या, मादा युग्मक, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, मेल गेमीट। और दूसरा क्या होता है, फीमेल गेमीट, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। ठीक है। तो दोनों युग्मक की बात हो रही है। दोनों युग्मक कैसे होंगे, इसमें समान होंगे। कैसे समान होंगे, अगर इनकी आकृति सेम है तो सेम, मतलब क्या हो गया, दोनों एक आकृति के होंगे, नर युग्मक और क्या हो जाएगा ये, मादा युग्मक। या ये कैसे हैं, इसमें फ्लैजिला नहीं है, इसमें फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला युक्त भी होते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लैजिला भी होता है, फ्लैजिला युक्त भी अगर होंगे तो भी कैसे होंगे, अगर किसी में फ्लैजिला है तो दोनों फ्लैजिला युक्त होंगे। क्या होंगे, दोनों फ्लैजिला युक्त होंगे। ये या तो इस टाइप का हो जाएगा, या तो इस टाइप का जनन हो जाएगा, या तो इस टाइप के युग्मक हो जाएंगे। दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, फ्लैजिला रहित। दोनों क्या होंगे, फ्लैजिला रहित। और अगर फ्लैजिला है तो दोनों में ही क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा। तो अगर दोनों के दोनों एक दूसरे के समान युग्मक हैं तो उसको, उस प्रकार के जनन को क्या बोला जाएगा, समयुग्मकी लैंगिक जनन। ठीक है। जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों कैसे हो, समान हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन। ठीक है। आपके सामने 2 प्रकार की संरचनाएं बनी हुई हैं। एक में क्या है, फ्लैजिला युक्त युग्मक, और दूसरे में क्या है, फ्लैजिला रहित युग्मक। ठीक है। अब असम युग्मकी की बात करें, असम मतलब उसमें क्या होगी, समानता नहीं होगी, समानता नहीं होगी, समानता नहीं होगी मतलब एक कैसा हो जाएगा, फ्लैजिलेटेड हो जाएगा। हाँ, इनमें आकार में कोई अंतर नहीं होगा, आकार में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन एक कैसा हो जाएगा, फ्लैजिलेटेड हो जाएगा, और एक कैसा हो जाएगा, फ्लैजिला रहित, नॉन फ्लैजिलेटेड और फ्लैजिलेटेड।
तो हमेशा क्या होता है, नर युग्मक ही कैसा होता है, फ्लैजिला युक्त। अगर दोनों में क्या हो, एक फ्लैजिलेटेड हो और एक नॉन फ्लैजिलेटेड हो, तो फ्लैजिला वाला क्या होता है, नर युग्मक होता है। तो दोनों का साइज या आकार तो कैसा होगा समयुग्मकी में, सेम होगा। दोनों का आकार कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन एक फ्लैजिला युक्त और एक क्या हो जाएगा, फ्लैजिला रहित। ठीक है बेटा, एक हो जाएगा फ्लैजिला युक्त और एक हो जाएगा फ्लैजिला रहित। अगर दोनों युग्मक मिल रहे हैं तो इस प्रकार के जनन को क्या बोला जाएगा, असमयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन। ठीक है, क्या क्लियर है? आई होप कि आपको ये दोनों चीजें क्लियर होंगी। तीसरी बात पे आते हैं, इसमें क्या है आपका विषम युग्मकी। क्या है, विषम युग्मकी। तो विषम युग्मकी में क्या हो जाएगा, इसमें आकार कैसे हो जाएंगे अलग अलग, कैसे हो जाएंगे, आकार कैसे हो जाएंगे अलग अलग, आकार कैसे हो जाएंगे अलग अलग, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, तो आकार अगर कैसे हो गए अलग अलग, आकार अगर अलग अलग होंगे तो क्या कहलाएंगे, विषम युग्मक। क्या कहलाएंगे ये, विषम युग्मक। और अगर विषम युग्मक के द्वारा जनन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन। विषम युग्मकी प्रकार का क्या कहलाएगा बेटा, लैंगिक जनन। ठीक है, तीनों को कंपैरिजन करते हुए देखना है हमको कि आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी, इसमें क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, समयुग्मकी की बात करें, आइसोगेमी की बात करें तो समान युग्मक, आकार और आकृति दोनों में कैसे होंगे, समान होंगे। अगर युग्मक तो वो जनन क्या होगा, समयुग्मकी प्रकार का। अगर आकार तो समान है लेकिन आकृति समान नहीं है, आकार समान है लेकिन आकृति समान नहीं है, आकृति समान नहीं है कैसे, एक के पास फ्लैजिला है एक के पास फ्लैजिला नहीं है, आकार समान आकृति अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, असमयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन। और अगर आकार असमान हो, भले ही आकृति समान या असमान हो सकती, जरूरी नहीं है ऐसे हो, ये ऐसे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसके पास में फ्लैजिला है, दूसरे के पास में भी फ्लैजिला हो सकता है, या एक फ्लैजिलेटेड है दूसरा वाला फ्लैजिला रहित भी हो सकता है, लेकिन दोनों का आकार आकृति कैसी हो सकती है, विभिन्न भिन्न हो सकती है। तो उसको क्या बोला जाएगा, विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन। क्लियर है बेटा, क्लियर है? तो आइए फिर से आते हैं हम लोग किस पे, अपने कैरेक्टर, जो थैलोफाइटा के कैरेक्टर पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने क्या देखे थे, अनुकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करके जूस्पोर का निर्माण करते हैं, मतलब बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। और लैंगिक जनन कितने प्रकार का देखे बेटा हमने, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी या हेटेरोगेमी, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं कि समयुग्मकी प्रकार का जो लैंगिक जनन है, समयुग्मकी प्रकार का जो जनन है वो किसमें किसमें पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, पूछ लेता है एग्जाम में कि समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन निम्न में से किसमें पाया जाता है, या फिर ऐसा भी पूछ ले कि समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको जो पाया जाता है वो याद रहेगा, तो नहीं पाया जाता वो आराम से आप क्या कर लेंगे, टिक कर सकते हैं। तो क्या होगा, समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। ठीक है, और असमयुग्मकी प्रकार का यूडोराइना में, असमयुग्मकी प्रकार का यूडोराइना में, विषम युग्मकी प्रकार का जनन वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में पाया जाता है। किसमें, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में पाया जाता है। इसमें एक है शब्द बेटा आपका क्लेमाइडोमोनास। हम इसके अंतर्गत थैलोफाइटा में याद रखना है, क्या सभी के सभी जीव कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और कैसे होते हैं बेटा, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन इसका अपवाद याद रखना है आप लोगों को, क्या, क्लेमाइडोमोनास। क्या है, क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है, एक कोशिकीय है। क्या है ये, एक कोशिकीय शैवाल है। ठीक है, क्लियर है, अपवाद है ये
किसका? शैवाल जगत का, शैवाल थैलोफाइटा का। किसका? थैलोफाइटा का। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चलो, क्या है ये? एकल कॉलोनी या तंतुमय रूप में पाए जाते हैं। एकल कॉलोनी या तंतुमय रूप में पाए जाते हैं। कैसे? अब देखो, हाँ, कॉलोनी को तो आप जानते होंगे, कॉलोनी को आप जानते होंगे। एक मोहल्ला क्या होता है? एक मोहल्ला। एक मोहल्ला या एक शहरों में क्या होती है? कॉलोनी। क्या होती है? कॉलोनी। तो अगर मान लो हम बात कर रहे हैं एल्गी की, अगर कोई एल्गी केवल क्या है? अकेली रह रही है। क्या है? अकेली है। कुछ एल्गीज क्या होती हैं? अकेली होती है। वैसे आप तो जो एल्गी देखते हो कहाँ पर? कहाँ पर? जो घर में पानी जमा होता है वहाँ पर। वो कैसी एल्गी है? कॉलोनी। अकेली कभी देखे उसको? नहीं। वहाँ पर वो कैसी होती है? हमेशा कैसी होती है? कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाती है। अकेली कभी नहीं रह सकती। ठीक है। लेकिन कुछ एल्गीज क्या होती हैं? कुछ एल्गीज क्या होती हैं? अकेली होती है। और कुछ क्या होती है? तंतुमय रूप में। आप अकेली एल्गी को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन कॉलोनी वाली एल्गी को देख सकते हैं आप। अपने घर में जो पानी जमा होता है, फर्श पे जो पानी जमा होता है, वहां पर जो एल्गी पाई जाती है वो कैसी होती है? कॉलोनियल होती है। कैसी होती है? कॉलोनियल होती है। ये कैसी होती है? एकल होती है। ये कैसी होती है? एकल होती है। और ये कैसी होती है? तंतुमय होती है। अब तंतुमय, अगर आपने देखे होगे तालाब या नदी में जहां पर पानी ठहरा हुआ रहता है, नदी नहीं, नदी में पानी ठहरा हुआ नहीं रहता है, तालाब में क्या होता है? पानी ठहरा हुआ होता है। जब बहुत दिनों से पानी ठहरा हुआ होता है तो ऊपर क्या होता है? ऊपर क्या होता है? तली पर बहुत सारे हरी हरी जाल के समान संरचना बन जाती है। जाल के समान संरचना बन जाती है। अगर आप उसको निकालोगे तो पूरा जाल निकलता है। ठीक है। तो वो जाल क्या है? वो तंतुमय शैवाल, बहुत सारे तंतुमय शैवाल मिलकर क्या बना लेते हैं? जाल बना लेते हैं। बहुत सारे तंतुमय शैवाल मिलकर क्या बना लेते हैं? जाल बना लेते हैं। इस टाइप से बहुत सारे तंतुमय शैवाल होते हैं। अगर इनको अलग कर दिया जाए तो ये इस टाइप से दिखाई देते हैं, तंतुमय शैवाल। जैसे कि स्पायरोगायरा, आपको तालाब में जो ऊपर तली पर जाल के समान संरचना दिखाई देती है वो क्या है? स्पायरोगायरा। ठीक है। तो हमने देखे ये आवास, इनके आवास की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आवास की बात कर रहे हैं। तो आवास में क्या होता है? ये 3 प्रकार के आवास में निवास करते हैं। एकल रूप में क्या पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास। कैसा जीव है ये? एक कोशिकी जीव है, इसको आप तो देख नहीं सकते। कॉलोनी की बात करें तो कॉलोनी में क्या पाया जाता है? वॉलवॉक्स। और तंतुमय फॉर्म में हमने देखी क्या पाया जाता है? स्पायरोगायरा। क्या पाया जाता है बेटा? स्पायरोगायरा। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं, देख सकते हैं आराम से। तो क्या करना है आपको? एक तो फर्श पे जो पानी जमा हो रहा है, कहाँ पर? फर्श पे जो पानी जमा हो रहा है वहां पर जो शैवाल है वो क्या है? कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाने वाली शैवाल। कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाने वाली शैवाल। और अगर आपको स्पायरोगायरा देखना है तो आप स्पायरोगायरा को कहाँ देख सकते हैं? जहां पर बहुत दिनों से पानी ठहरा हुआ है। छोटा सा तालाब भी हो सकता है या पोखर भी हो सकता है छोटा, जहां पर बहुत दिनों से पानी जमा हो, नालियां। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? ऊपर जाल के समान क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? एक परत बन जाती है ग्रीन कलर की। वो क्या होती है? तंतुमय शैवाल है। और वो क्या है? स्पायरोगायरा है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें भ्रूण निर्माण नहीं होता है। क्या शब्द है इसका? शब्द एक आया है, इसमें भ्रूण निर्माण नहीं होता है। कैसे भ्रूण निर्माण नहीं होता है? कैसे भ्रूण निर्माण नहीं होता है इसमें? तो देखते हैं बेटा। हम लोगों ने जब पादपों के लक्षण पढ़ रहे थे, किसके लक्षण पढ़े थे? लास्ट लेक्चर में हमने पादपों के लक्षण पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्या? पीढ़ी एकांतरण। क्या देखा था? पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पीढ़ी एकांतरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था?
पीढ़ी एकांतरण पढ़ा था। और इस पीढ़ी एकांतरण में हमने देखे थे कि पौधों के क्या होते हैं, दो पीढ़ियां होती हैं, पौधों की दो पीढ़ियां होती हैं। एक क्या होता है, युग्मकोद्भिद, एक क्या होता है, युग्मकोद्भिद, और दूसरा क्या होता है, बीजाणुद्भिद। दूसरा क्या होता है, बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद। ठीक है, देखे थे हमने गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट और दूसरा देखे थे क्या, स्पोरोफाइट। क्या देखे थे, स्पोरोफाइट। ये दो प्रकार की क्या पाई जाती है, दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं किसमें, या दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं किसमें, पादपों में। ठीक है, अब हमने पॉइंट पढ़े क्या कि इसमें क्या नहीं पाया जाता है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है देखते हैं। सबसे पहली चीज तो याद रखना है, जो एलगी पढ़ रहे हैं हम लोग, शैवाल का जो मुख्य शरीर होता है जिसमें वो जीवन यापन कर रहा है आपका, शैवाल का मुख्य शरीर कैसा होता है, युग्मकोद्भिद। मुख्य शरीर कैसा होता है, युग्मकोद्भिद प्रकार का। कैसा होता है बेटा, युग्मकोद्भिद प्रकार का होता है, युग्मकोद्भिद होता है। मतलब युग्मकोद्भिद का मतलब क्या हुआ, क्या पढ़े थे हमने, युग्मकोद्भिद में क्या होगा, किसके आधार पर यह वर्गीकरण है, किसके आधार पर वर्गीकरण है, युग्मकोद्भिद में जो शरीर है वो कैसा होता है, कैसा होता है, अगुणित होता है। हमने देखे थे कैसा होता है, अगुणित होता है। लेकिन अगर हम बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट की बात करें तो इनका अगर इस टाइप की अगर संरचना है तो वो बीजाणुद्भिद कैसे होते हैं, हमेशा द्विगुणित होते हैं। बीजाणुद्भिद कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अगर शैवाल का शरीर कैसा है, अगुणित है, युग्मकोद्भिद है, कैसा है शरीर उसका, युग्मकोद्भिद प्रकार का मुख्य शरीर है, उसका मुख्य शरीर कैसा है, युग्मकोद्भिद प्रकार का अगर है तो बताइए कि अगुणित होंगे शैवाल या द्विगुणित होंगे, बताइए बताइए बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अगर उसका मुख्य शरीर क्या है, युग्मकोद्भिद है, तो अगुणित होगा प्लांट, मतलब शैवाल, या द्विगुणित होगा। क्लियर है, क्या होगा, अगुणित होगा ना, क्या होगा, अगुणित होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, इसका मुख्य पादप शरीर कैसा है, अगुणित है। क्या है ये, गेमिटोफाइट प्रकार का। क्या है ये, गेमिटोफाइट है। क्या है ये, मुख्य पादप शरीर इसका कैसा है बेटा, गेमिटोफाइट है। अब ये जो गेमिटोफाइट है इसमें जनन कैसा हो रहा है, लैंगिक जनन भी हो रहा है, अलैंगिक जनन भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको क्या करना है बेटा, लैंगिक जनन करना है तो ये क्या करेगा, किसका निर्माण करना होगा, इसको युग्मक का निर्माण करना होगा। किसका निर्माण करना होगा, युग्मक का निर्माण करना होगा। और युग्मक कैसे होते हैं, हमेशा अगुणित होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं, हमेशा अगुणित होते हैं। ये बातें बिल्कुल गाढ़ बांध लीजिए, युग्मक कभी भी द्विगुणित नहीं होते हैं, युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। अब बताइए कि अगर शैवाल खुद ही कैसा है, अगुणित है, और उसको किसका निर्माण करना है, युग्मक का निर्माण करना है, तो कौन सा विभाजन करेगा, वो समसूत्री विभाजन करेगा या अर्धसूत्री विभाजन करेगा, कौन सा विभाजन करेगा, समसूत्री या अर्धसूत्री। तो ये क्या करेगा, समसूत्री, मतलब गुणसूत्रों की जिसमें क्या हो, समान संख्या हो, गुणसूत्रों की क्या हो, समान संख्या हो, समसूत्री क्या करेगा, विभाजन करेगा। क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। जब ये समसूत्री विभाजन करेगा तो क्या बनाएगा, दो प्रकार के युग्मक बनाएगा। लेकिन कैसे होंगे, वो अगुणित होंगे। दो प्रकार के युग्मक बनाया, वो कैसे होंगे, अगुणित युग्मक होंगे। हो गया। अब दो युग्मक जो बने हैं, एक को हमने नाम दे दिए, क्या ये क्या है, नर युग्मक है, और दूसरा युग्मक क्या है बेटा, मादा युग्मक है, मादा युग्मक है। अब जब ये दोनों मिलेंगे, इनमें दोनों में क्या होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो एक बताइए, एन और एन क्या हो गए, दो एन को जोड़ा जाएगा तो दो एन, टू एन, क्या संरचना बनेगी, दोनों एन को जोड़ दिए, दोनों एन ने क्या हो गया, मिल गया, तो दोनों एन मिलके क्या बना रहे हैं, टू एन संरचना बना रहे हैं।
2n संरचना बेटा क्या होता है, ये डायरेक्ट क्या करती है, डायरेक्ट क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन कर लेती है। क्या कर लेती है, अर्धसूत्री विभाजन कर लेती है। जब ये अर्धसूत्री विभाजन कर लेती है, अर्धसूत्री का मतलब गुणसूत्रों की संख्या कैसी कर ली इन्होंने, कैसी कर ली इन्होंने, अगुणित। जब ये अर्धसूत्री विभाजन कर लेती है तो ये क्या बनाती है, क्या बनाती है, क्या बनाएगी, युग्मकोद्भिद बनाएगी। और यही युग्मकोद्भिद क्या हो जाएगा, आगे चल के एक एल्गी का फिर से फॉर्म करेगा। किसका निर्माण कर लेगा, एल्गी का निर्माण कर लेगा। अब बीच में जो भ्रूण बन रहा था, मतलब निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ये क्या बना, युग्मनज। जाइगोट ही सीधे क्या हो गया, युग्मनज ही सीधे क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बना लिया, युग्मकोद्भिद बना लिया। अब युग्मकोद्भिद बना लिया तो बीच में भ्रूण तो बचा ही नहीं। क्या नहीं बचा, भ्रूण बना ही नहीं, आपको भ्रूण की संरचना दिखाई ही नहीं देगी। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन, इस प्रकार का जो जनन होता है इसको क्या नाम दिया जाता है, अगुणितक, अगुणितक, अगुणितक जनन या अगुणितक प्रकार का जीवन चक्र। कैसा बेटा, अगुणितक जीवन चक्र, हैप्लॉन्टिक, क्या बोला जाता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अगर पूछा जाए कि शैवालों में किस प्रकार का लाइफ साइकिल होता है तो अगुणितक लाइफ साइकिल होता है, क्योंकि इनमें द्विगुणितक प्रकार का है। द्विगुणित संरचना जो बीजाणुद्भिद होती है वो केवल कुछ समय के लिए होती है, केवल कुछ समय के लिए होती है। इसमें आपको एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होगा, इसमें आप क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, भ्रूण नहीं बनेगा। तो आपको द्विगुणित संरचना स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि कोशिका को तो देख नहीं सकते हो ना आप। कोशिका है ये, जाइगोट तो क्या है, एक कोशिका है, इसको तो देख नहीं सकते। इसके बाद में सीधे क्या बन गया, युग्मकोद्भिद का निर्माण हो गया, तो स्पष्ट संरचना इसमें दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए इसके जीवन चक्र को क्या बोला जाता है, अगुणितक प्रकार का जीवन चक्र बोला जाता है। आई होप कि आपको ये भ्रूण वाली जो भ्रूण का जो लक्षण था वो क्लियर होगा। आई होप कि आपको ये जो भ्रूण का लक्षण था ये क्लियर होगा। ठीक है, चलो, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तो क्लियर है आपको, शैवाल के जो एल्गी के जो लक्षण थे वो क्लियर है आपको, एल्गी के लक्षण क्लियर हैं। अब ठीक है बेटा, अगर यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी तो आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ एल्गी। क्या देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ एल्गी, टाइप्स ऑफ एल्गी। चलो, टाइप्स ऑफ एल्गी पे आते हैं हम लोग। शैवाल के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं शैवाल, उसमें पाए जाने वाले वर्णक मतलब पिगमेंट के आधार पर हम लोगों ने जो शैवाल है उसको कितने भागों में बांटा गया है बेटा, शैवालों को बांटा गया है किसमें, 3 भागों में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और क्या है बेटा, रोडोफाइसी। क्या है, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी आपको कैसे कलर में दिखाई देंगे, ग्रीन, कैसे दिखाई देंगे, ग्रीन कलर के क्लोरोफाइसी दिखाई देंगे। ब्राउन कलर के कैसे क्या दिखाई देंगे आपको, ब्राउन कलर में फियोफाइसी। और रोडोफाइसी कैसे दिखाई देंगे, रेड कलर के, जैसे आपके सामने चित्र में प्रस्तुत हो रहा है, डायग्राम आपके सामने विजिबल है। देखिए आपको कलर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको इस चित्र में आपको स्पायरोगायरा दिखेगा। क्या दिखेगा, स्पायरोगायरा। क्या आप लोगों ने इस टाइप की संरचना देखी है कहीं पर, कहीं तो कहीं देखी होगी ना। तो ये जो संरचना है स्पायरोगायरा एकदम जाल के समान पूरा पानी में फैला हुआ है। अगर हम इसके एक धागे को निकाल के देखें तो इस टाइप की संरचना क्या होती है हमको दिखाई देती है। ये क्या है, स्पायरोगायरा। तो क्लोरोफाइसी, इसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, हरी शैवाल। किस कैसी शैवाल, हरी शैवाल, हरी शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ब्राउन मतलब भूरी शैवाल और लाल शैवाल, लाल शैवाल, 3 प्रकार की शैवाल होती हैं।
अब देखते हैं हम लोग क्लोरोफाइसी जो है, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत जो ग्रीन एल्गी है, इसमें क्यों ग्रीन कलर आ रहा है? इसमें ग्रीन कलर आ रहा है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल क्या पाया जाता है, सी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल शायद डी, सॉरी बेटा, हाँ बी, सॉरी, क्या है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इनमें वर्णक की उपस्थिति के कारण, जैसे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी में, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल क्या पाया जाएगा, इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। तो इनकी पिगमेंट जो क्लोरोफिल है उसकी उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, इनमें ये कलर आता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फियोफाइसी, इस टाइप की दिखाई देंगे। अगर हम इसको जूम करके देखेंगे तो इस टाइप की हमको ब्राउन कलर की संरचना दिखाई देगी। और रोडोफाइसी कितना सुंदर आ रहा है ना, कितना सुंदर दिख रहा है रोडोफाइसी। ये शैवाल कहाँ पर पाई जा रही है, आपको ज्यादातर आपको समुद्र में देखने को मिलेंगी वाली शैवाल, है ना। कहाँ दिखने को मिलेगी, ये समुद्र में देखने को मिलती है। ये हो गई आपकी क्या, लाल शैवाल। तो अगर हम शैवाल की बात करें तो हमने क्या पढ़े, 3 प्रकार की शैवाल, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत क्या क्या, कौन से शैवाल आते हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। फियोफाइसी के अंतर्गत आपके क्या उदाहरण है, फ्यूकस और डिक्टियोटा याद रखना है। रोडोफाइसी में पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया, क्या याद रखना है, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। इसके बारे में डिटेल देखते हैं बेटा, थोड़े से लक्षण हैं, इसके थोड़े लक्षण देखते हैं हम लोग। चलो यहाँ पर आपके सामने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसके सामान्य नाम, क्लोरोफाइसी को अभी हमने देखे क्या, हरे शैवाल के नाम से जानते हैं, फियोफाइसी को भूरे शैवाल के नाम से जानते हैं, और अगर रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी को लाल शैवाल के नाम से जाना जाता है। और हमने देखे इसमें मुख्य वर्णक क्या होते हैं। अगर क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, किसमें, अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। अगर हम फियोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। और एक वर्णक होता है फ्यूकोजेंथिन, जिसके कारण इसका ज्यादातर ब्राउन कलर आता है, फ्यूकोजेंथिन, ये भी वर्णक है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, रोडोफाइसी में फाइकोएरिथ्रिन, इसका रेड कलर जो बहुत ज्यादा रेड कलर आ रहा है वो फाइकोएरिथ्रिन के कारण आ रहा है। इसमें साथों साथ क्या पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जा रहा है। वर्णक क्लियर है क्या, पहला क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी किसमें पाया जा रहा है, किसमें, क्लोरोफाइसी में। क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे याद रखें, क्लोरोफाइसी सभी में तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, तीनों में क्लोरोफिल ए तो सेम है। उसके बाद फिर से हम रिटर्न चले गए, क्लोरोफाइसी में बी, फियोफाइसी में सी, रोडोफाइसी में क्या हो गया, डी। ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए क्लोरोफाइसी ए सी, फियोफाइसी ए, सॉरी, क्लोरोफाइसी ए बी, फियोफाइसी ए सी और रोडोफाइसी ए डी। उसके अलावा फियोफाइसी में क्या पाया जाता है, फाइकोजेंथिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है। और अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो इसमें फाइकोएरिथ्रिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसमें इसका रेड कलर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसमें स्टोरेज फूड क्या है। देखिए अब इसमें क्या है, स्टोरेज फूड की बात करते हैं हम लोग। स्टोरेज फूड किस फॉर्म में होता है, तो क्लोरोफाइसी, ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं सभी में किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। फियोफाइसी की बात करें तो फियोफाइसी में जो संचित भोजन है वो क्या है, मैनिटोल और लेमिनेरिन, ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। ये सभी क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट ही है, बस ये क्या है, इनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो स्टार्च के रूप में पाया जाता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज की नंबर ऑफ ग्लूकोज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसके आधार पर इनके नाम हैं। तो ये सभी क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट। फियोफाइसी में मैनिटोल और लेमिनेरिन, और रोडोफाइसी में क्या है, फ्लोरिडियन और स्टार्च,
रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन और स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, फूड स्टोर होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्लोरोफाइसी की बात करें तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है, लेकिन अगर फियोफाइसी की बात करें तो सेल्यूलोज के साथ साथ में क्या होता है, इसमें एल्जीन नाम का एक पदार्थ होता है। एल्जीन नाम का क्या हो रहा है, एक पदार्थ है, किसमें पाया जा रहा है, फियोफाइसी में। तो फियोफाइसी की सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज और एल्जीन, सेल्यूलोज और एल्जीन की। और रोडोफाइसी किसकी, सेल्यूलोज की। अब हम बात करते हैं किसकी, इसमें फ्लैजिला। फ्लैजिला याद रखना है, इसमें 2 से लेकर 8 तक समान आकार के सेलुला क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। फियोफाइसी में 2 असमान और साइड में फ्लैजिला पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, साइड में पाए जाते हैं, ठीक है, इनके युग्मक की बात हो रही है। फिर उसके बाद में रोडोफाइसी में क्या होते हैं, फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं। रोडोफाइसी में फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं। अब अगर हम आवास की बात करें तो क्लोरोफाइसी आपको कहाँ मिलता है, क्लोरोफाइसी कहाँ मिलता है, अलवणीय जल में भी मिलता है, मतलब फ्रेश वाटर में हम लोग देखते हैं आसपास। लवणीय जल में भी मिलता है, कहाँ मिलता है, लवणीय जल में भी मिलता है। और खारा पानी, खारा पानी, नॉर्मल खारा पानी जिसमें बहुत ज़्यादा नमक हो उसको लवणीय जल कहा जाता है, ठीक है। अगर फियोफाइसी की बात करें तो ये अलवणीय जल में मिलते हैं लेकिन बहुत कम, लवणीय जल में मिलते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, ज़्यादातर कहाँ होते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, क्या, फियोफाइसी। उसके साथ साथ रोडोफाइसी भी की बात करें तो रोडोफाइसी भी ज़्यादा से ज़्यादा किसमें पाए जाते हैं, आपके लवणीय जल में। तो क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफाइसी का आवास स्थान क्या हो जाएगा, ज़्यादातर क्लोरोफाइसी जो है वो कहाँ पाए जाते हैं बेटा, अलवणीय जल में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी की, तो ज़्यादातर काय में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, क्या, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें कौन से वर्णक होते हैं, कौन से वर्णक होते हैं बताइए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अगर इसमें स्टोरेज फूड की बात करें तो स्टोरेज फूड किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, स्टार्च, किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। और अगर हम बात करें किसकी, किसकी, इसकी सेल वॉल, इसकी सेल वॉल में क्या होती है, सेल्यूलोज, क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और इसका फिर क्या है, फ्लैजिला, इसमें क्या होते हैं, 2 से लेकर 8 तक समान आकार के फ्लैजिला हो सकते हैं। इनका आवास स्थान क्या होता है, स्वच्छ जल। फिर बात करते हैं किसकी, फियोफाइसी की, भूरे शैवाल। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, ये साथ साथ में फाइको जेंथिन पाया जाता है। इसमें स्टोरेज फूड क्या है, मैनिटोल और लेमिनेरिन है। सेल्यूलोज और एल्जीन की क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। इसमें 2 असमान आकार के साइड में क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर अलवणीय जल में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं किसकी, रोडोफाइसी की। तो रोडोफाइसी को लाल शैवाल के नाम से जानते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी के साथ फाइकोएरिथ्रिन नाम का वर्णक पाया जाता है। सेल वॉल किसकी बनी, संचित भोजन क्या होता है, फ्लोरिडियन और स्टार्च। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं बेटा, अलवणीय जल में पाए जाते, लवणीय जल में पाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हमने बोले कि समुद्री जल में आपको लाल शैवाल, सुंदर सी शैवाल देखने को मिलती है, कहाँ पर, समुद्री जल में, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या था, इसका थोड़ा कंपैरिजन था। कंपैरिजन करके ही याद करना है तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग, चलिए आइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, मतलब जो आपका शैवाल है, शैवाल के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था इसमें क्या, कि इसमें अगुणितक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। इसमें बीजाणुद्भिद की संरचना केवल युग्मनज तक ही सीमित रहती है। युग्मनज के बाद में सीधे क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बन जाता है, युग्मकोद्भिद बन जाता है। तो ये आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही है जिसमें शैवाल के जीवन चक्र को दर्शाया गया है। क्या किया गया है, शैवाल के जीवन चक्र को दर्शाया गया है। तो देखिए इसको, सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, क्या शैवाल का जो मुख्य पादप शरीर है वो कैसा होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए कि जो शैवाल है उसका मुख्य पादप शरीर कैसा होता है, युग्मकोद्भिद या बीजाणुद्भिद। प्लीज कमेंट, प्लीज, कैसा होता है शरीर, कैसा होता है, युग्मकोद्भिद या बीजाणुद्भिद।
युग्मकोद्भिद होता है। युग्मकोद्भिद मतलब अगुणित, अगुणित मतलब हैप्लॉइड। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब गैमीटोफाइट। अब जब गैमीटोफाइट है तो क्या करेगा? हमने देखे थे कैसा विभाजन करता है ये? माइटोसिस करता है, समसूत्री विभाजन करता है। क्या करेगा ये? समसूत्री विभाजन करता है। समसूत्री विभाजन जब कर लेता है तो ये क्या करता है? दो प्रकार के युग्मक बनाता है। समसूत्री विभाजन करके युग्मक बनाता है। क्या क्या? नर और मादा युग्मक बनाता है। ये क्या है? हैप्लॉइड गैमेट्स हैं, युग्मक हैं। कैसे युग्मक? अगुणित युग्मक। अगुणित युग्मक हैं ये, अगुणित युग्मक। जब ये दोनों अगुणित युग्मक क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं, मतलब निषेचन करते हैं। क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? एक युग्मनज। ये सिंगेमी कहा जाता है किसको? ये जब दोनों मिल रहे हैं युग्मनज बना रहे हैं, दोनों मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर रहे हैं, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं, डिप्लॉइड जाइगोट। ये डिप्लॉइड जाइगोट क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट फिर क्या करेगा ये? क्या करेगा ये? मियोसिस। इसमें भ्रूण नहीं बन रहा है। ये स्पोरोफाइट दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए दिखेगा आपको, लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाओगे आप इसको, इसीलिए इसमें बीजाणुद्भिद संरचना का अभाव माना गया है। ठीक, अब ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा। मियोसिस करके फिर से क्या करेगा? किसका निर्माण करेगा? हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण करेगा। किसका? हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण करेगा। या फिर से क्या करेगा? अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर फिर से क्या बना लेगा? अपना मुख्य पादप शरीर क्या बनाएगा? युग्मकोद्भिद बना लेगा। ठीक है, ये उसका जीवन चक्र होता है। क्या करेगा? सबसे पहले उसकी बॉडी है, मुख्य पादप शरीर चूंकि कैसा है? युग्मकोद्भिद है, अगुणित है। अगुणित है, युग्मक का निर्माण करने के लिए समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन करके नर युग्मक और मादा युग्मक बनाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, निषेचन करेंगे। निषेचन करने के बाद में क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। जाइगोट क्या करेगा? कुछ समय तक क्या करेगा? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन करेगा, एक संरचना का निर्माण करेगा। फिर क्या करेंगे? इसमें फिर से क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस होने के बाद में फिर से क्या बन जाएंगे? अगुणित संरचनाएं। अगुणित संरचनाएं बन जाएंगी, और ये अगुणित संरचनाएं फिर से क्या बना लेंगी? उनका मुख्य पादप शरीर। मुख्य पादप शरीर क्या बनाएंगी बेटा? युग्मकोद्भिद बना लेंगी। इस तरीके से क्या होता है? शैवाल का जीवन चक्र। ये क्या है? शैवाल का जीवन चक्र। जीवन चक्र क्या है? ये शैवाल का जीवन चक्र इस तरीके से क्या होता है? पूरा होता है। ठीक है, इस तरीके से शैवाल का जीवन चक्र क्या होता है? पूरा होता है। तो शैवाल के बारे में सारी चीजें समझ में आई आप लोगों को कि शैवाल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, लगभग हमको कैसे दिखाई देते हैं, ये भी हमने देखे। इसके बाद हमने देखे कि इसमें क्या होता है, इसका जीवन चक्र किस टाइप का होता है, ये कैसे अपना जीवन जीते हैं, तो ये भी देखे आपने। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका जो शैवाल है, शैवाल होता है आपका यहाँ पर क्या? कंप्लीट। ठीक है बेटा। तो थैलोफाइटा किंगडम, थैलोफाइटा जो डिवीजन है आपका, थैलोफाइटा डिवीजन के बाद में हम लोगों ने देखे थे दूसरा आपका डिवीजन क्या है? ब्रायोफाइटा। दूसरा डिवीजन क्या है? ब्रायोफाइटा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या, किसके बारे में? ब्रायोफाइटा के बारे में। किसके बारे में? ब्रायोफाइटा के बारे में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रायोफाइटा की हम बात करें अगर, तो ब्रायोफाइटा के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, क्या? ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। ठीक, ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या इसके कैरेक्टर। चलिए आ जाइए, कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें, ठीक है? तो ब्रायोफाइटा क्या है, इसके क्या क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इसको उभयचर कहा जाता है। हाँ, लिखा हुआ है आपके पास में। इसे पादप जगत का क्या कहा जाता है बेटा? उभयचर कहा जाता है। उभयचर का मतलब क्या होता है आप बताएंगे? क्या जानते हैं आप लोग उभयचर क्या होता है? आप लोगों ने सुने होंगे कि मेंढक को क्या बोला जाता है? उभयचर कहा जाता है। सुना है क्या? मेंढक क्या है? उभयचर है। क्यों बोला जाता है उसको उभयचर? क्योंकि जो मेंढक है वो क्या करता है? पानी मतलब जल, वाटर, और स्थल, पानी, जल, वाटर और स्थल,
दोनों में निवास करता है, जल और स्थल दोनों में निवास करता है। कैसे? अगर हम इस मेंढक की बात करें तो मेंढक क्या करेगा? अगर जनन करना चाहता है, क्या करेगा? अगर जनन करना चाहता है, जब तक वो टेढ़फोल अवस्था में रहता है तब तक वो कहाँ रहता है? पानी में रहता है। ठीक है, जब तक तो वो लार्वल अवस्था में रहता है तब तक क्या होता है? वो पानी में रहता है। उसको जनन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। लेकिन जब वो क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है तो कहाँ निवास करने लगता है? स्थल में निवास करने लगता है। कहाँ निवास करने लगता है? जब वो मैच्योर हो जाता है तो स्थल में निवास करने लगता है। मतलब क्या है कि ये यहाँ पानी में भी निवास कर रहा है और स्थल में भी। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? उभयचर। क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उभयचर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। इसीलिए इसी के नाम पर हम लोगों ने ब्रायोफाइटा को क्या रख दिए हैं? क्या कह दिए हैं? ये पादप जगत का क्या कहलाता है? उभयचर कहलाता है। क्योंकि जो ब्रायोफाइटा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखिए क्या शैवाल, शैवाल पूर्णतः क्या था? शैवाल क्या था? पूर्णतः जलीय था। इसको चाहे जनन करना हो चाहे अपना जीवन जीना हो, वो कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? सारी की सारी चीजें कहाँ होती है? पानी में होती है। लेकिन अगर ब्रायोफाइटा को क्या करना हो, ब्रायोफाइटा क्या करता है? अपना पूरा का पूरा जीवन तो कहाँ जीता है? स्थल में। लेकिन जब भी इसको क्या करना पड़ता है? जनन करना होता है, तो जनन के लिए किस पे डिपेंड रहता है? ये पानी में। कहाँ पर, किस पर निर्भर रहता है? ये पानी पर निर्भर रहता है। किसके लिए? जनन के लिए। तो पानी में भी निवास कर रहा है और जल में भी निवास कर रहा है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। हाँ, लिखा हुआ है आपका क्या? ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। और थैलोफाइटा का अध्ययन, थैलोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है? एग्रोलॉजी या फाइकोलॉजी कहलाता है। एग्रोलॉजी या फाइकोलॉजी कहलाता है। ये क्या है? प्रथम स्थलीय पादप कहलाते हैं। क्या है ये? प्रथम स्थलीय पादप। क्योंकि इससे पहले वाले पादप जो थे वो कैसे थे? पूर्णतः जली। और अभी हमने देखे क्या है? उभयचर है, मतलब जल में भी और स्थल में भी निवास करता है। जल में भी और स्थल में भी निवास करता है, मतलब स्थल में आ चुका है अपना जीवन जीने के लिए। इसलिए पहले स्थलीय पादप क्या कहलाए? कौन कहलाए? ब्रायोफाइटा। पहले स्थलीय पादप क्या कहलाए? कौन है वो? ब्रायोफाइटा। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। ये कहाँ पाए जाते हैं? अब बताइए, अगर मान लो मेढक को, मेढक की बात करते हैं क्योंकि मेढक को सबको ही जानते हैं ना। तो मेढक की अगर हम बात करें तो मेढक क्या एकदम सूखे वाले स्थानों में रह सकता है? आपने मेढक को कभी गर्मी में देखे क्या? नहीं होते। क्या होता है? मेंढक हमेशा बरसात के समय में आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी आदत है जब वो पानी में रहते हैं और पानी से जब स्थल में आते हैं तो स्थल में भी क्या ढूंढते हैं? हल्की नमी ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? हल्की नमी ढूंढते हैं। जब नम वातावरण होता है तभी क्या होते हैं? मेंढक बाहर आते हैं। वैसे ही क्या है? क्या है? ब्रायोफाइटा। चूंकि ये क्या हुए हैं? थोड़े से विकसित होकर कहाँ पर आ गए हैं? स्थल से, सॉरी, पानी से स्थल में आ गए हैं। लेकिन फिर भी इनको जरूरत तो किसकी है? पानी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। मान लो ये क्या है? एक प्रकार का ब्रायोफाइटा। क्या है? एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। अब अगर इस ब्रायोफाइटा को हम लोगों ने क्या कर दिए? पूरी तरीके से स्थल में डाल दिए, तो फिर क्या हो जाएगा? वो तो जनन करने के लिए क्या चलते चलते थोड़ी जाएगा पानी में, तो उसको कहाँ रहना पड़ेगा? पानी के किनारे में। पानी के किनारे में रहेगा तभी क्या करेगा? जनन के लिए अपने बीजाणुओं को कहाँ डाल पाएगा? कहाँ डाल पाएगा? अपने बीजाणुओं को पानी में डाल पाएगा और वहां पर क्या कर पाएगा? जनन कर पाएगा। तो इसके लिए याद रखना है क्या? ब्रायोफाइटा कैसे आवास में निवास करते हैं? किस टाइप के आवास में निवास करते हैं? ये प्रायः नम छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। क्या है? ये प्रायः नम छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। दूसरा, इनका जीवन चक्र स्पष्ट युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्था पाई जाती है। इनका जो जीवन चक्र है इसमें स्पष्ट युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्था पाई जाती है।
कैसे। चलिए, हम लोगों ने शैवाल में देखा था कि जो युग्मकोद्भिद है आपका, युग्मकोद्भिद जब बीजाणुद्भिद बनाता है तो वो क्या करता है, बीजाणुद्भिद जो होता है वो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी किसकी ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, इसमें इसका मुख्य पादप शरीर क्या हो गया, मुख्य पादप शरीर बेटा युग्मकोद्भिद। क्या हो गया इसका मुख्य पादप शरीर, युग्मकोद्भिद। अब युग्मकोद्भिद हो गया इसका मुख्य पादप शरीर। चलिए, मुख्य पादप शरीर अगर इसका युग्मकोद्भिद है मतलब N है, तो ये क्या करता है, क्या करता है, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन करेगा। जब माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा तो माइटोसिस सॉरी, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है, क्या है, जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, इस ब्रायोफाइटा में क्या पाई जाती हैं, पुंधानी और स्त्रीधानी, पुंधानी और स्त्रीधानी। पुंधानी में इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, इसमें क्या होते हैं, नर युग्मक का निर्माण होता है, और इसमें क्या हो जाएगा, मादा युग्मक का निर्माण हो जाएगा। इससे क्या बन गया, नर युग्मक, क्या बना, नर युग्मक, और स्त्रीधानी से क्या बना, मादा युग्मक, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, मादा युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगा। ठीक है, जब ये दोनों युग्मक क्या होंगे, फ्यूज होंगे, इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या करेंगे, ये एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करेंगे। क्या बनाएंगे, द्विगुणित संरचना का निर्माण करेंगे। अब ये द्विगुणित संरचना फिर से क्या करेगी, माइटोसिस करेगी, क्या करेगी, माइटोसिस करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी, और अपने आकार में क्या करती रहेगी, वृद्धि करती रहेगी। एक समय के बाद में क्या होगा, ये जो है ये कुछ इस टाइप की संरचना बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, कुछ इस टाइप की संरचना बना लेगा। ये क्या है, प्रोथेलस, क्या है, प्रोथेलस। और यही प्रोथेलस, प्रोथेलस क्या है, प्रोथेलस आगे चल के क्या बनाता है, क्या करता है, बीजाणुद्भिद अवस्था बनाता है। यही प्रोथेलस आगे चल के क्या बनाता है, बीजाणुद्भिद अवस्था बनाता है। यहाँ पर बहुत सारे किसका निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है, क्योंकि ये भाग कौन सा है, कैप्सूल, क्या है, ये कैप्सूल वाला भाग है, ये सीटा है, और ये क्या है, फुट है। ठीक है, फुट, चूंकि ये क्या होता है बेटा, ये मुख्य पादप शरीर से हमेशा जुड़ा रहेगा। ये जो है ये अपने पौधे से जुड़ा हुआ है, ये क्या है, अपने पौधे से जुड़ा हुआ है, अपने पौधे से जुड़ा हुआ भाग है। और फुट जो है वो जुड़ा हुआ भाग है, कनेक्ट है, जो क्या करता है, भोजन लेने का काम करता है, भोजन अवशोषित करता है, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण परजीवी है। ये याद रखना है, क्या, पूर्ण परजीवी है। क्योंकि इसके पास में क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, खाना खुद बना नहीं सकता। जब खाना खुद नहीं बना सकता तो जीवित रहने के लिए इसको क्या चाहिए, दूसरे के लिए किसी से ना किसी से तो खाना लेगा। तो क्या करता है, खाना लेने के लिए अपनी मात्र बॉडी से ही जुड़ा रहता है, किसके माध्यम से, फुट के माध्यम से। सीटा एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का मार्ग है, जिसके माध्यम से क्या होता है, इस कैप्सूल को क्या मिलता है, फूड प्रोवाइड होता है। क्या प्रोवाइड होता है, फूड प्रोवाइड होता है। अब जब ये कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर किसका निर्माण हो रहा है बेटा, स्पोर का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, इस कैप्सूल के अंदर निर्माण हो रहा है, किसका, स्पोर्स का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे यहाँ क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं। जब ये स्पोर्स इसमें कैप्सूल में क्या होगा, ये कैप्सूल फूटेगा, स्फुटन की प्रक्रिया होगी, तो क्या हो जाएंगे, ये जो बीज है मतलब बीजाणु है, ये क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। बीजाणु कैसे हो जाएंगे,
बाहर निकल के अंकुरित होंगे और ये क्या करेंगे, फिर से अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। मियोसिस करने के बाद में क्या बनाएंगे, अगुणित कोशिका का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करेंगे और ये अगुणित कोशिकाएं क्या करेंगी, अगुणित कोशिकाएं वृद्धि करके फिर से क्या बनाएंगी, आपका गेमिटोफाइट बना लेंगी। क्या बना लेंगी, गेमिटोफाइट बना लेंगी। गेमिटोफाइट का निर्माण कर लेंगी, मुख्य पादप शरीर का निर्माण कर लेंगी। इस टाइप से क्या पाया जाता है, अब देखोगे आप कि इसमें ये जो बीजाणुद्भिद अवस्था है, ये क्या है इसकी, बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद अवस्था। बीजाणुद्भिद, ये क्या है, बीजाणुद्भिद अवस्था है। बीजाणुद्भिद अवस्था, तो बीजाणुद्भिद अवस्था आपको क्या होती है, मुख्य पादप शरीर से जुड़ी हुई संरचना स्पष्ट दिखाई देती है। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि इसमें युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों स्पष्ट रूप में पाए जाते हैं, स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। इनके जीवन चक्र में स्पष्ट युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्था पाई जाती है। आई होप कि ये वाली लाइन आपको क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद में इसमें देखना है मुख्य पादप शरीर, हमने देखे कैसा होता है, युग्मकोद्भिद होता है। मुख्य पादप शरीर इसका कैसा होता है, युग्मकोद्भिद होता है। इसमें संवहन ऊतक कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। संवहन ऊतक क्या होते हैं आपके, जाइलम और फ्लोएम। क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं क्योंकि इसमें अभी कुछ मात्रा में क्या हुआ है, डिफरेंशिएट हुआ है इसमें। मतलब कैसा कि अभी सिर्फ कुछ मात्रा में थोड़ी थोड़ी सी संरचनाएं बनी हैं, किसकी, जड़, तना और पत्ती की। स्पष्ट नहीं है फिर भी, लेकिन थोड़ी बहुत संरचनाएं बन गई।